आज हम लोग चर्चा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की करेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हिंदी में हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इसको हम विज्ञान में भी, भूगोल में भी, पर्यावरण में भी रख सकते हैं। अर्थात हम किसी भी विषय में इसको रख कर हम चर्चा कर सकते हैं। तो अब हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि ये ग्रीन हाउस कहते किसे हैं। अक्सर देखा गया है कि ठंडे क्षेत्रों में सब्जियों को उगाने के लिए, फल को उगाने के लिए, फूल को उगाने के लिए हमें पारदर्शी कांच का घर या प्लास्टिक का घर बनाना पड़ता है, जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है, लेकिन उस प्रकाश से उत्पन्न ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, जिससे उस घर के अंदर हम सब्जी, फल, फूल के लिए उचित तापमान बना सकते हैं, जिससे उसके अंदर हरी भरी सब्जी, फल आदि उगने लगते हैं। इन हरे भरे घर में उगने के कारण, हरी भरी सब्जियां इस घर में उगने के कारण इस घर को हम हरित गृह या ग्रीन हाउस कहते हैं। अब हम बात ग्रीन हाउस इफेक्ट की करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ठीक इसी तरह यानी हरित गृह की तरह पृथ्वी का वायुमंडल भी कार्य करने लगता है। वह सूर्य के प्रकाश को तो आने देता है, लेकिन उससे उत्पन्न ऊष्मा को वायुमंडल में विद्यमान गैस कांच के घर की तरह ही रोक लेती हैं और हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है, क्योंकि यह वायुमंडल में उसी हरित गृह की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए हम इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं और इस प्रकार हमारी पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस है जो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म रखती है। तो इसके लिए हम 6 गैसों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पहले नंबर पर जलवाष्प, दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पर मीथेन, चौथे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवें नंबर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वहीं पर छठवें नंबर पर ओजोन। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो पहले नंबर पर हम जलवाष्प को रखते हैं कि ये जो वायुमंडल में जलवाष्प होता है, ये सबसे ज़्यादा ये गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। और सबसे ज़्यादा अगर वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ाने की बात किया जाए तो यही जलवाष्प जिम्मेदार है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होने के बाद भी हम जलवाष्प का नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जलवाष्प को रोकना मुश्किल है, क्योंकि बरसात होगी और बरसात होना ज़रूरी है, और जब बरसात होगी तो उससे वाष्प बनेगा ही, तो बरसात को हम ना तो रोक सकते हैं। तो ऐसे में जलवाष्प जिम्मेदार तो है, लेकिन इसे रोकना असंभव है। इसलिए हम इसको जिम्मेदार होते हुए भी इसका नाम नहीं लेते हैं। वहीं पर हम दूसरे अगर गैस को जिम्मेदार ठहराएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% है, लेकिन इतनी कम मात्रा होने के बाद भी यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस में मानी जाती है, क्योंकि आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म ईंधन को हम जला रहे हैं, जिससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो निश्चित है हम इसे रोक सकते हैं। इसलिए हम सबसे ज़्यादा अगर जलवाष्प के बाद जिम्मेदार कोई गैस मानते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है। वहीं पर ग्रीन हाउस के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस में बात करें तो मीथेन भी है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अगर देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 से 28 गुना
ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन हम इसको इतना जिम्मेदार नहीं मानते जितना कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा है, उसकी तुलना में मीथेन गैस की मात्रा कम है, इसलिए ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी उतना जिम्मेदार हम नहीं मानते जितना कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं। और जो ये मीथेन गैस होती है, ये धान की खेती से, दलदली क्षेत्रों से, खदानों से यह जो है मीथेन गैस पाई जाती है, जो वायुमंडल को गर्म रखने के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए हम ग्रीन हाउस के प्रमुख उत्तरदायी गैसों में हम मीथेन का भी नाम लेते हैं। अब हम बात अगले ग्रीन हाउस प्रमुख उत्तरदायी गैसों की बात करें तो इसमें CFC है, HFC है, ये सब हैं। क्योंकि आज हमारे समाज में AC, फ्रीजर, इन तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, और जिसके कारण ये गैसें काफ़ी उत्सर्जित हो रही हैं, और उत्सर्जन करने के कारण ये वायुमंडल के टेम्परेचर को गर्म कर दे रही हैं। वहीं पर नाइट्रस ऑक्साइड भी इस वायुमंडल को गर्म रखने के लिए जिम्मेदार है। वहीं पर ओजोन की बात करें तो जब ये समताप मंडल में होता है तो ये हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन जब यही ओजोन वायुमंडल में पाया जाता है तो हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हमने बातें किया कि कौन कौन सी गैसें प्रमुख उत्तरदायी गैसों में ग्रीन हाउस की गिनी जाती हैं, उनकी बात हमने की। अब हम बात ग्रीन हाउस के प्रभाव की करते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी कार्य के दो प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव होता है और एक नकारात्मक प्रभाव होता है। तो उसी तरह इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी दो प्रभाव है, ये सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। अगर मैं सकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो इसी ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही पृथ्वी का तापमान जीवन के लिए अनुकूल रहता है, और लगभग औसत तापमान हमारी पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो हमारी पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। वहीं पर यह प्रक्रिया पौधों की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी मदद करती है। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। जो ये मानवीय गतिविधियां होती हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, इससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थात हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और इस पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पिघलना क्या हो जा रही हैं, शुरू हो जा रही हैं, और इन बर्फों के पिघलने के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जा रही है, जलवायु में परिवर्तन हो जा रहा है, जिसके कारण तूफान, सूखा और बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। और यही कारण रहा तो हमारे जैव विविधता पर खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा। हम बात करते हैं कि इस ग्रीन हाउस प्रभाव को हम कैसे कम करें, इसके क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले होगा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता हम कम करें, जैसे कि जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, इन पर हम अपनी निर्भरता कम करें, और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जैसे सोलर एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, उसका उपयोग हम बढ़ाएं। वहीं पर दूसरे अगर बात करें उपाय की तो वनों की हम रक्षा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में अपने भोजन में प्रयोग कर लेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। वहीं पर हम अपनी ऊर्जा दक्षता में सुधार करें, ऊर्जा की खपत को कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये थर्मल एनर्जी पर हम निर्भर हैं, कोयले पर निर्भर है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा पर हम अपने को करें। वहीं पर हम
कृषि क्षेत्र में भी सुधार करें, मीथेन उत्सर्जन को कम करने वाले कृषि कार्यों को करें, जिससे हम आगे भविष्य में और खेती कर सकें। वहीं पर सबसे अगर प्रमुख कारण की बात करें, उपायों की बात करें, तो हम जागरूकता की बात करते हैं। अगर सभी लोगों की इस बात की जानकारी हो जाए, जागरूकता बढ़ा दी जाए, तो निश्चित है सब लोग इसके तरफ ध्यान देंगे और निश्चित है ग्रीन हाउस प्रभाव को हम कम कर सकेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल बनाता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी मात्रा बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण और जलवायु पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, जिससे हम टिकाऊ विकास कर सकें और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। तो आज हमने बात ग्रीन हाउस इफेक्ट की किया, तो निश्चित है आप बातों को समझे भी होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।